तो हमने लास्ट क्लास में दोस्त आप लोगों को टॉटोमेरिज्म कराया था। टॉटोमेरिज्म के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन आप लोगों को बताया गया था। और कभी कभी गामा हाइड्रोजन की भी प्रेजेंस की वजह से टॉटोमेरिज्म हो जाती है, वो आप लोगों ने देखा है। तो हमने आपको टॉटोमेरिज्म किसी भी पोलर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में सोचा जा सकता है, इवन होता है टॉटोमेरिज्म, है ना दोस्त। एल्कीन ना ले लेना क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है लेकिन पोलर नहीं है। एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्राइल, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ऑक्सिन्स, इन सब में होता है। हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल आपको करके दिखाया था। मोस्ट कॉमन टॉटोमेरिज्म होती है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, जो एल्डिहाइड कीटोन में कही जाती है। कार्बोनिल कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होती है तो उसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, वो भी आपको बताया जा चुका है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल टॉटोमेरिज्म होता था, मतलब टॉटोमर्स होते क्या एक्चुअली में? दे ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स व्हिच एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इन सॉल्यूशन। तो मल्टीपल टॉटोमेरिज्म में क्या होता था, कोई एक मॉलिक्यूल डालते थे हम लोग और सॉल्यूशन में जब देखते थे तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल दिखने लगते थे हम लोगों को। तो हम बोलते थे कि मोर देन वन फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इन सॉल्यूशन, देयरफॉर दे आर नोन एज टॉटोमर्स, इसलिए उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। जैसे मल्टीपल टॉटोमेरिज्म का एक और एग्जांपल अगर हम आपको बताते हैं, सपोज करो ये लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ एन डबल बॉन्ड ओ, ऐसे यहाँ पे भी लिखा है एन डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे लिखा है एन डबल बॉन्ड ओ। कोई बोले सर हम इसको अल्कलाइन मीडियम में अगर डाल देते हैं तो बताओ कितने फंक्शनल आइसोमर्स एक साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हुए नजर आएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट। कोई बोले सर ये मेजर होगा माइनर होगा, उससे मतलब नहीं है, हमें ये बताओ एन डबल बॉन्ड ओ लिखा है तो कितने फंक्शनल ग्रुप एक साथ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे या कितने इसके टॉटोमर्स बनेंगे टोटल? चलो बताओ, एक ये बताओ, बाकी अब पढ़ा रहे हैं अभी। आज इनको ड्यूटेरियम एक्सचेंज पढ़ाना है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन टॉटोमेरिज्म, वो भी हम पढ़ाएंगे। पहले आप इसको बताओ, जल्दी बताओ भैया। अभिषेक इधर आओ। ये गगन से कह दिया करो यहाँ स्प्रे ये मत डाला करे, कह दो कायदे में सफाई किया करे और ये स्प्रे मत डाला करे, जुकाम हो जाता है, अननेसेसरी डाल देता है आप। कह दो सफाई कर दिया करे, नहीं दूसरे को बुलाओ सफाई करने के लिए। ठीक है दोस्त, ये हो गया भैया। बताओ तो कौन कौन से होंगे इसमें, कितने फंक्शनल आइसोमर्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, बताओ भैया। कोई बता नहीं रहा हो दोस्त? चलो हम बता देते हैं, क्यों दिमाग लगा रहे हो जब एक भी नहीं बोल रहे हो तो ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है एन डबल बॉन्ड ओ। जैसे CHO होता था एन डबल बॉन्ड ओ लिख दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? अगर हम इसी एग्जांपल को, एग्जांपल नंबर 1, रुक जाओ तुम लोग को प्रॉब्लम अगर है तो हम इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके कर सकते हैं, इनॉल टाइप से। अगर यहाँ पे N की जगह CH लिख देते हैं, CH, तो CHO, तो यहाँ पे एसिडिक H देखोगे, यहाँ पे एसिडिक H देखोगे, यहाँ पे एसिडिक H देखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या ये डबल बॉन्ड N और OH ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा? और यहाँ भी डबल बॉन्ड N और OH, यहाँ भी ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ भी डबल बॉन्ड N और OH, यहाँ भी ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, खत्म? अभी नहीं, और भी होगा भाई। पोलर मल्टीपल बॉन्ड अभी भी, ये भी तो है। तो इस पोलर मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एसिडिक एच देख लो, इस पोलर मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एसिडिक एच देख लो, इस पोलर मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एसिडिक एच देख लो। तो दो तीन सब में करोगे तो तक एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। आपको मैकेनिज्म पढ़ा चुके हैं ना, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये NH OH इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा NH OH, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा NH OH। ठीक है दोस्त, तो तीन फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ। जल्दी इसको कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो इसको।
हो गया भैया? ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उनमें टॉटोमरिज्म होती है। ये तीनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, जिनको हम बोल सकते हैं टॉटोमर्स है। ठीक है दोस्तों, आज टॉटोमरिज्म में आपको ये पढ़ाना था ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अच्छा, हमने आपको लास्ट क्लास में अल्फा अल्फा डाइकीटोन की टॉटोमरिज्म बताई थी। ओपन चेन अल्फा अल्फा डाइकीटोन के टॉटोमर्स नहीं, एकदम एक तरह से उनका इनॉल फॉर्म बहुत कम बनता है। साइक्लिक अल्फा अल्फा डाइकीटोन के इनॉल फॉर्म बहुत ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज में टॉटोमरिज्म। अच्छा रुक जाओ एक बार, बोर्ड में एक चीज और देख। हम परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट कंपैरिजन करें अगर आपसे। हम सपोज करो आपसे बोले हमारे पास ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड और H, और हमारे पास ये लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। इन दोनों में आपको परसेंटेज इनॉल कंटेंट कंपेयर करना है। परसेंटेज इनॉल कंटेंट कंपेयर करना है इसमें, इन दोनों क्वेश्चंस में। ऑनलाइन वालों सुनाई दे रहा है? तो इसमें बताओ हमको इनॉल कंटेंट कैसे कंपेयर करोगे इन दोनों क्वेश्चंस में, नीचे वाले में। तो इनके इनॉल बनाओगे आप। मान लो अपना अल्कलाइन मीडियम में इनका इनॉल बना दिया। इनॉल बनाओगे तो क्या क्या बनेगा इनके? CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, यही तो इनॉल बनता है इसका। और सेकेंड वाले का क्या बनाओगे आप? ये CH3 COH, और सपोज करो राइट साइड से आपने CH2 बना दिया। तो देखो, इन जनरल परसेंटेज ऑफ कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल, ये तो जानते ही हो आप लोग। तो इन दोनों क्वेश्चंस में ठीक है, हमने मान लिया परसेंटेज कीटो इज हायर देन परसेंटेज इनॉल। मान लेते हैं परसेंटेज कीटो की वैल्यू ज्यादा होती है परसेंटेज इनॉल से। तो फिर भी इनॉल किसमें ज्यादा होगा? दोनों में मान लेते हैं कीटो 50% से ज्यादा है, लेकिन इनॉल जो बना हुआ है वो किसमें ज्यादा है इनॉल? ये बताओ। कीटोन वाले केस में कैसे? रेजोनेंस तो ऑक्सीजन के लोन पेयर का इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ भी हो रहा है, और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है। और बताओ है परसेंटेज इनॉल कंटेंट किसमें रिलेटिवली ज्यादा है? एल्कीन की स्टेबिलिटी देख लो। ठीक है, मिथाइल से नहीं, ऐसे सोचो कि इसमें भी एल्कीन है, इसमें भी एल्कीन है। ये एल्कीन ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, ये एल्कीन भी ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में 3 अल्फा H है ना, हाइपर कंजुगेटेड बॉन्ड। तो 3 अल्फा H की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इन दोनों में अगर इनॉल कंटेंट कंपेयर करोगे तो ऑल्दो ठीक है 50% से कम इनॉल दोनों का है, लेकिन मान लो ये हो गया आपका, मान लेते हैं फर्स्ट वाले केस में, मान लेते हैं भैया कि ये है तुम्हारा 70%, ये है 30%, तो ये पक्का 35%, 30 से ज्यादा होगा, 35% के आसपास होगा। समझ रहे हो भैया? ये परसेंटेज इनॉल कंटेंट का मतलब है। इन दोनों में समझ गए कि जब आपको परसेंटेज कीटो पता है ज्यादा होता है तो इनॉल कंटेंट दूसरे वाले में ज्यादा आएगा। ठीक है दोस्त, अब इसी में हम अगर तीसरा आपसे कंपेयर करवा लेते हैं कि सपोज करिए HC डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड O H। टाइम क्या करोगे केतन? कहाँ रहते हो साले, सो के देर से उठते हो क्या? टाइम पाया करो दोस्त। चलो, इसमें इनॉल तो बताओ, बताओ इनॉल तो बताओ ले यार। हाँ, तो ये HC डबल बॉन्ड और बताओ दोस्त क्या कह रहे हो? चलो हम इधर CH डबल बॉन्ड COH ये लगा देते हैं, और यहाँ पे H। इनमें इनॉल कंटेंट बताओ। सबसे नीचे वाले माइनस है,
क्यों दोस्त? क्योंकि तीन चीजें कंजुगेशन, ये डबल बॉन्ड ओ इस एल्कीन के साथ कंजुगेशन में है, और ये एल्कीन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है। तो कंजुगेटेड सिस्टम बनता चला जा रहा है ना, ऊपर सिर्फ ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में था, यहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम लंबा बनता चला जा रहा है। तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट थर्ड वाले में ज्यादा आएगा, बताओ भैया। तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट फर्स्ट वाले में कम है। अगर फर्स्ट वाले में से 30% है या फर्स्ट वाले में से 20% है, हमने ऐसा माना लेट इनॉल है 20% इनॉल, तो दूसरे वाले में 20 से ज्यादा होगा और तीसरे वाले में उससे भी ज्यादा आएगा दोस्त। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ दोस्त जल्दी कॉपी करो फिर। हम ड्यूटेरियम एक्सचेंज पढ़ाना चाह रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ड्यूटेरियम एक्सचेंज पढ़ाने के पहले ये थोड़ा सा बताना जरूरी था। रिवाइज तो हो गया इस बहाने, मल्टीपल टॉटोमेरिज्म और परसेंटेज इनॉल कंटेंट। कल आपको और भी बताया था थोड़ा थोड़ा, एक आध दो क्वेश्चन और इनॉल कंटेंट पे करा देते हैं। कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज इनॉल कंटेंट ये हो गया। कॉपी कर लिए? क्रॉस रेजोनेंस से हमने आप लोगों को एक बार पढ़ाया था, कुछ याद है? क्रॉस रेजोनेंस, तो उस क्रॉस रेजोनेंस के बेसिस पे भी हम इनॉल कंटेंट कंपेयर करवा सकते हैं। जैसे हम ये दो एग्जांपल और लिख रहे हैं, ये दोनों अलग हैं भैया। अभिषेक कुछ जैसे हमने बोला कि सपोज करो आपके पास ये लिखा हुआ है HC डबल बॉन्ड O CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और H, एक ये लिखा हुआ है। इसका अल्कलाइन मीडियम में इनॉल बनाना है, जो भी इनॉल आएगा उसको कंपेयर करना इससे, HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और O CH3, इससे इनॉल बनाना है। इन दोनों का इनॉल बना के परसेंटेज इनॉल कंटेंट कंपेयर करना है। बताओ परसेंटेज इनॉल कंटेंट किसमें ज्यादा आएगा? चलो जल्दी करो। फर्स्ट वाले में क्या बनाओगे? मान लो तुमने HC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C OH इस टाइप से। अच्छा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, समझ रहे हो भैया? दूसरे वाले में एक बात बताओ, इनॉल कंटेंट, अच्छा इनॉल बनाने के लिए सबसे पहले OH माइनस आता है, एसिडिक H निकालता है ना। तो एसिडिक H एक बात बताओ, तुम कहाँ से निकालोगे इस पूरे मॉलिक्यूल में? सेकंड वाले में मिडिल से निकालोगे? अच्छा तो सबसे पहला स्टेप ही जो तुम्हारा एसिडिक H निकालना होगा वही डिफिकल्ट होगा पहले वाले के कंपैरिजन में। अरे बता चुके हैं मैकेनिज्म, क्यों दोस्त? क्योंकि जो माइनस चार्ज यहाँ बनाओगे वो C डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में तो होगा, लेकिन इस ऑक्सीजन का लोन पर क्रॉस कर रहा होगा ना उससे। तो ठीक है, नो डाउट इनॉल राइट साइड ही बनेगा, इनॉल राइट साइड ही बनेगा, लेकिन O के लोन पेयर की वजह से उस नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन ही डिफिकल्ट रहा होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन क्या समझ पा रहे हो, फर्स्ट वाले में इनॉल कंटेंट ज्यादा है, सेकंड वाले में कम है। तो इसको लिखो जरा, इन दोनों एग्जांपल्स को अलग से। और क्रॉस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके आप समझ रहे हो कि इनॉल कंटेंट फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा है, सेकंड वाले मॉलिक्यूल में कम है। इनॉल कंटेंट फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा है, सेकंड वाले मॉलिक्यूल में कम है। देखो इनॉल नो डाउट दोनों में बनेगा, लेकिन इनॉल बनाते कैसे हो? सबसे पहले OH माइनस आता है, मिडिल वाले एसिडिक H को निकाल लेगा, जिसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं ना इसे। यहीं पे ज्यादा एसिडिक H होंगे इन्हीं दोनों में, तो यहाँ से एसिडिक H अगर रिमूव करोगे तो वो माइनस चार्ज इस C डबल बॉन्ड में रेजोनेंस करेगा, इस C डबल बॉन्ड में रेजोनेंस करेगा। सेकंड वाले में जो माइनस बनाओगे वो C डबल बॉन्ड में तो इक्वली रेजोनेट करेगा लेफ्ट वाले में, राइट वाले में उतना इक्वली रेजोनेट नहीं कर पाएगा,
क्योंकि ये जो माइनस चार्ज है वो सी डबल बॉन्ड में जब रेजोनेंस करने जाएगा तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बोलेगा तुम भैया बाद में बने हो और बाद में रेजोनेंस करने आ रहे हो, हम तो पहले से ही लोन पेयर के फॉर्म में बैठे हैं और हम ऑलरेडी इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो माइनस चार्ज बना होगा उतना ज्यादा एसिडिक थोड़ी होगा या उतना ज्यादा स्टेबलाइज थोड़ी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर का क्रॉस रेजोनेंस पहले से ही लग रहा है, पहले से ही उसने मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज कर दिया सी डबल बॉन्ड में जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना करता था। ठीक है दोस्त, तो कंपैरेटिवली इसलिए बोल रहे हैं कि इनॉल कंटेंट कम होगा, ऑल्दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि एक ही प्लेन में आते हैं। क्यों दोस्त? ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज, तो एक ही कॉपी के प्लेन में आ गए, बोर्ड के प्लेन में, तो एक ही प्लेन में होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से हो जाएगी। O और H के बीच में डिस्टेंस कुछ ऐसा दिखेगा ही नहीं। ठीक है दोस्त, हेडिंग लिखिए, ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन टॉटोमेरिज्म, ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन टॉटोमेरिज्म, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन टॉटोमेरिज्म। ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन टॉटोमेरिज्म, या इसी को लिखो, दूसरी हेडिंग भी लिखते हैं, टॉटोमेरिज्म इन एक्सेस अल्कलाइन हैवी वाटर, इसी को लिखते हैं, कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है टॉटोमेरिज्म इन एक्सेस अल्कलाइन हैवी वाटर। टॉटोमेरिज्म इन एक्सेस अल्कलाइन हैवी वाटर, एक्सेस में भी अल्कलाइन हैवी वाटर D2O, टॉटोमेरिज्म इन एक्सेस अल्कलाइन हैवी वाटर, है ना दोस्त, हैवी वाटर। सुनिए, सुनो दोस्त, जैसे हम आपसे बोलते हैं, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि भैया आप एक काम करो, पहले देखिए, लिखिएगा नहीं, CH3CHO ये लिखा है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 ये लिखा है, आपके पास ये लिखा है, ऐसे ही आपके पास साइक्लो पेंटेनोन लिखा है। अभी रुकना, इन सब की हम अगर रिएक्शन करवाते हैं, पहले देखो तू, ऐसे H2O OH माइनस में, अरे सिंपल सा है, अल्कलाइन मीडियम मतलब H2 अभी D2O थोड़ी लिया है हमने, H2O OH माइनस में, कोई बोले एक्सेस में ले लो इसको, अरे तुम एक्सेस ले लो, कुछ भी ले लो, होगी तो टॉटोमेरिज्म, ऑनलाइन वालों दिख रहा है, H2O और OH माइनस में देख लो आप लोग, और यहाँ पे ले लो आप H2O OH माइनस में, ये सब एक्सेस में है, एक्सेस एक्सेस एक्सेस, ऐसे ही क्या बनाओगे, टॉटोमेरिज्म सिंपल सी होगी ना, क्या बनता है, CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, बहुत बढ़िया दोस्त, यहाँ पे क्या बनाते हो, CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3, और दोस्त यहाँ पे क्या बनाओगे, अरे डबल बॉन्ड लगा दो, OH लगा दो, ठीक, इसमें क्या लगाओगे, अरे डबल बॉन्ड और OH, तो इसमें बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, ये तो जानते हो सब में कीटो इनॉल, कोई बोले सर ये जो CH3CHO लिखा है, हम उसमें जो आप ये लिखे हो ना एक्सेस में वो H2 और OH माइनस, हम इसको ना करके हम ये लिख दें अगर D2O और OD माइनस और एक्सेस, है ना, और नीचे लॉन्ग टाइम भी लिख सकते हैं इसको, लॉन्ग टाइम मतलब काफी देर तक, D2O OD माइनस एक्सेस में डाल दो, तो क्या बनाओगे तुम, क्या लग रहा है तुमको, तो हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट अभी बता रहे हैं क्या बनेगा, यहाँ नीचे, अच्छा चलो, तो एक काम करो, पहले इसे लेफ्ट वाला कॉपी कर लो, फिर हम बताते हैं, कॉपी करिए लेफ्ट वाला। ड्यूटेरियम एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
और तुम जाके एडवांस के क्वेश्चंस पुराने वाले उठाना, देखना उसमें मिलेगा, कई बार आए हुए हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। हो गया भैया लेफ्ट वाला। अब चलो, बहुत बढ़िया चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ दोस्त, ड्यूटेरियम एक्सचेंज जो भी है, लेफ्ट वाला आपने कॉपी कर लिया, तो हमने ये बोला है, ठीक है, लेफ्ट वाला हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। अब हमने इसे लेफ्ट वाले पे चेंजेस किए, ढेर सारे चेंजेस। क्या किए वो आपको पहले ही बता दिया हमने। एक एग्जांपल यहाँ लिखा है, क्या बनाओगे इसमें? इसमें कुछ लोग ये बता रहे हो क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH और OD, ये बता रहे हो ना? यस सर। हाँ हेलो, नहीं बता रहे हो क्या? यस सर। ये नहीं बनता। कोई बोले सर हम बता रहे हैं CD2, ये बता रहे हैं CD2 डबल बॉन्ड CHOD, ये बता रहे हो? CHO ये बोले, भी नहीं बनता। CD3CHO। बहुत बढ़िया दोस्त, ये बनता है CD3CHO, ये बनता है दोस्त। ना ये बनता है, ना ये बनता है, हैं? क्या केतन, क्या कह रहे हो भाई? इनॉल? हाँ बता रहे हैं, रुक जाओ, भी बता रहे हैं भैया। वो नहीं बनता ना दोस्त, तभी तो कटा है इसको। ये बनता है बच्चा, CD3CHO, है ना दोस्त? तो बोलोगे हमको कैसे पता लगेगा? अभी पता लगेगा आप लोगों को। पहले इसको लिख तो लो, इसको लिख के ऐसे क्रॉस कर लेना, इसको लिख के भी क्रॉस कर लेना, है ना दोस्त? और यहाँ पे CD3CHO, जल्दी लिखो। उसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो भैया जल्दी। तो ये जो एग्जांपल लिखे हैं ना हमने यहाँ पे, इन सारे केसेस में अगर हम आपसे पूछें कि एक्सेस में इन सब की रिएक्शन करवा दो D2O OD माइनस के साथ, D2O OD माइनस, और सेफ्टी के लिए आप ये भी लिख लो कि लॉन्ग टाइम, मतलब काफी देर तक, लॉन्ग टाइम, इन सब में जितने एग्जांपल्स लिखे हैं इन सारे केसेस में आपने यही कर दिया, तो बताओ क्या बनेगा इन सारे केसेस में? पहले उससे कॉपी कर लो कि इनॉल कैसे बना, नहीं बना, तो हम बताएंगे ना आपको। जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो भैया। बताओ हमको कोई, वो आगे वाले क्वेश्चन जो लिखे हैं हमने, उन क्वेश्चंस को कॉपी करके बताओ आंसर क्या आएगा। बताओ दोस्त। दूसरे वाले में CD3CO CD3। बहुत बढ़िया दोस्त, आप बोले तुम लोग थोड़ा ठीक। पहले वाले में तो यही है जो अभी आप लोगों ने बताया था, किसी ने बताया था, ये CD3CHO,
H एक रहेगा। दूसरे वाले में जो बता रहे हो तुम लोग कि CD3, ये तुम एडवांस के पुराने जो लास्ट 40 ईयर्स के उठा के देखो उसमें मिलेंगे, CD3 बन जाएगा। मतलब क्या है इसका? तीसरे वाले में क्या बनाओगे? हाँ दोस्त, ये कीटो के रिस्पेक्ट में जो ये है इन पोजीशंस पे कौन कौन सी पोजीशंस है ये स्पेशली? सिर्फ अल्फा वाली पोजीशन है, वहां से लगे हुए एच डी से रिप्लेस हो जा रहे हैं। और लास्ट वाले में क्या होगा दोस्त? यहाँ पे भी तो यही आएगा, जितने भी अल्फा पोजीशन पे एच हैं वो सारे के सारे डी से रिप्लेस हो जाएंगे, है ना भैया? यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। तो अभी इसकी मैकेनिज्म भी बताएंगे आपको। टॉटोमेरिज्म से ही होती है शुरुआत, इसकी टॉटोमेरिज्म से ही होती है, इसलिए टॉटोमेरिज्म भी पढ़ा रहे हैं। अब अगर हम आपसे और भी एग्जांपल दे देते हैं, सपोज करो, सपोज करिए लिख देते हैं ऐसे ही, ये वाला जो आप लोग जानते हो पहले से, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये लिखा हुआ है। और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं D2O OD माइनस के साथ। D2O OD माइनस, लॉन्ग टाइम, काफी देर तक इसको डाल लो इसी में, तो क्या बनेगा बताते जाओ। दोनों के अल्फा पोजीशंस में डी लगा। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ ठीक, तो बनाओ फिर, प्रोडक्ट बनाओ फिर, जब जानते हो तुम लोग तो इसको, जो नहीं जानते फिर उनको बताना चाहिए। और लोग भैया बताया करो दोस्त। सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH2, मतलब है इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोगों से अनटच्ड रह जाती है इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। अब जो लोग जानते हो उनके लिए फिर ये तो इजी ही है एक तरह से, मतलब ट्रिक तो इजी है, शॉर्टकट इजी है, मैकेनिज्म में भले प्रॉब्लम किसी को आ जाए। ये एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं, इनके वही एरो पे वही है जो पहले वाले में है, D2O OD माइनस ऐसे करके। और ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, एक एक करते चले जाओ, सब पे वही हमने लिखा हुआ है। कितने एग्जांपल्स हैं? तो आप लोग समझ पा रहे हो, कुछ लोग बता तो रहे हो कि भाई ठीक है अल्फा एच, जहां जहां अल्फा एच है वहां वहां पे हम लोग डी लगा देंगे। जितने भी अल्फा कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे जो एच है उनको हटा के डी लगा देना है। अभी मैकेनिज्म से आपको क्लियर करके बताएंगे। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड ओ लिखा है और यहाँ पे ऐसे लिखा है ये, तो क्या होगा? वही हमने एक्सेस में H2O ले लिया, सॉरी D2O, OD माइनस ले लिया, तो क्या बनेगा दोस्त? इसमें ही बनाते जाओ, हाँ लिखते जाओ। ठीक है, करते जाओ भैया। CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसमें क्या होगा? C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें क्या होगा? बनाते जाओ, अगर बना सकते हो तो बनाते जाओ।
फिर मैकेनिज्म एक के बताते हैं। अब पहले मैकेनिज्म देख लो, इसको ड्रॉ करने के बाद मैकेनिज्म देख लो फिर। चलो, पहले वाले में जो लोग बता रहे थे कि सर इसमें भी जो दो अल्फा एच है उन्हीं को रिप्लेस कर देना है ड्यूटेरियम के साथ, तो सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ नीचे ही रहेगा। शुरुआत टॉटोमेरिज्म से ही होगी, लेकिन अल्फा पोजीशन पे जितने भी डी है एच है वो सारे डी से रिप्लेस हो जाएंगे। तो दोस्त एक बात बताओ, इस वाले केस में तो ये हर पोजीशन ही अल्फा पोजीशन कही जाएगी, नहीं भैया? Yes, sir. कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में दोस्त सारी पोजीशन अल्फा पोजीशन कही जाएंगी। सेकेंड वाले में आओगे, सेकेंड वाले में ये वाले पोजीशन पे CH2 रहेगा, बाकी सब जगह CD2 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 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये दो H है, दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे D से। इलेक्ट्रिक समझ लो अपने आप, बाकी अभी आंसर कर लेना कि भाई अभी मैकेनिज्म बताएंगे ना। अभी यहाँ पे भी D लग जाएगा, यहाँ पे भी D, वैसे इन पोजीशंस पे भी D, इन पोजीशंस पे भी D, यहाँ पे भी D और यहाँ पे भी D। यहाँ पे H ही H रहेंगे, वैसे H और H लिखना नहीं, H अंडरस्टूड। और इस वाले पोजीशन में क्या आएगा कि ये CH2, ये मिडिल वाले जगह नहीं इसलिए हम लिख नहीं रहे, ये CH2 को CD2 कर देना बस। वैसे यहाँ पे ये CH2 को CD2 कर देना, और ये CH3 भी तो C डबल बॉन्डो के रिस्पेक्ट में अल्फा है, तो C डबल बॉन्डो के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन, वैसे टू बी वेरी प्रिसाइज ये होना चाहिए कि जो H प्लस निकल के नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करते करते ऑक्सीजन तक पहुंच सकता है, उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। इस वाले केस में क्या होगा, ये तीनों H किससे रिप्लेस हो जाएंगे? D से। ये दोनों H भी किससे रिप्लेस हो जाएंगे? D से। और ये तीनों H भी किससे रिप्लेस हो जाएंगे? D से। कुल मिला के इस मॉलिक्यूल में 3 3 6 to 8 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे, 8 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्त? हाँ भैया, बहुत अच्छे दोस्त। ऊपर वाले में बताओ, यहाँ पे 2 H है, टॉटोमेरिज्म तो करता ही था, ये दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे D से, नहीं बताओगे? तो टॉटोमेरिज्म ठीक है, फिनॉल इनॉल अभी नहीं बनता उसमें, बताते हैं अभी। तो एक्चुअली में ये डबल बॉन्ड वो तो ऊपर ही रहेगा, और दोनों ये दोनों H थे वो दोनों ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है दोस्त? इसमें क्या हो जाएगा, अबे C डबल बॉन्ड वैसे है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड पहले से है, तो कितने D हैं? इस पोजीशन पे दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे D से, और इस पोजीशन पे भी दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे D से, नहीं बता? यहाँ पे एक H है ना, और यहाँ पे भी D, और यहाँ पे भी D हो जाएगा, आएगा वो आएगा। बताओ भैया, बाकी वाले कर लोगे? बाकी वाले करके बताओ, फिर लिखे मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज, मैकेनिज्म ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज। मैकेनिज्म ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज, इन सबके प्रोडक्ट तो बना लोगे इनके। इसमें बता तो दो कितने H रिप्लेस होंगे। कैसी बात कर रहे हो दोस्त? आराम से निकलेगा। सबसे ये लेफ्ट वाला CD3 हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड C। तुम लोग कैसे कह रहे हो नहीं होगा? ये ऐसे ही रहेगा, ये थोड़ी होगा, ये नहीं होगा भैया। और CH डबल बॉन्ड O, देख लो ये वाला तीनों H रिप्लेस हो जाएंगे, गामा वाले H है ना, अब ऐसे तो होते ही हैं।
हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया। इसमें क्या जाएगा, बेंजीन से थोड़ी हो जाएगा। क्या CD3 आएगा इसमें आखिरी में, CD3? यही कंफ्यूजन होती है तुम लोगों को इसका मतलब। और इसमें कौन कौन से रिप्लेस होंगे, ये हो जाएगा, ये भी दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे, और इस यहाँ वाला भी H रिप्लेस हो जाएगा। बाकी किनारे वाले जो इधर एक्सट्रीम राइट पे CH3 हैं, वो CH3 और CH3 ही रहेंगे। इतना हो गया। लिखिए इसमें कहाँ पे, ये वाला, एक्चुअली ये वाला H हटाओगे तो कहाँ से रेजोनेंस में O के साथ कहाँ जा रहा है, ठीक है। कोई बोले O के साथ रेजोनेंस करने पे ही आप क्यों ऐसी बात बोल रहे हो, तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज देखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन टॉटमरिज्म। लिखो यार, मैकेनिज्म ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज इन टॉटमरिज्म। टॉटमरिज्म में ड्यूटेरियम एक्सचेंज की मैकेनिज्म। और इसके मैकेनिज्म बताने के पहले आपको हम ये बता देते हैं, आइसोटोपिक बॉन्ड वाला कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, जानते हो ना, 4 वैलेंसी होती है। तो कार्बन से कोई पूछे CH बॉन्ड, मतलब कार्बन से H लगा है, वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, या CD बॉन्ड अगर आइसोटोपिक ले लेते हैं, और या डी बॉन्ड CT सबसे ज्यादा बॉन्ड। होता है, फिर CD, फिर CH। हाँ दोस्त, आइसोटोपिक लगे हैं। कोई बोले अच्छा सर कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन लगा देते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बताइए, हम CO बॉन्ड की बात करेंगे, ऑक्सीजन लगा देते हैं एक बार 16, और एक बार ऑक्सीजन का अगला वाला आइसोटोप जो कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है 17, और एक बार ऑक्सीजन का हम नेक्स्ट वाला आइसोटोप ऑक्सीजन 18 लगा देते हैं। कोई पूछे इनमें हम इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं, मैकेनिज्म बताने के पहले जरूरी है ये ना सब लोगों का जानना कि CH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, या CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, या CT बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपसे पूछेंगे, कार्बन सेम है, ऑक्सीजन उसके साथ लगा है, CO16 ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, या CO17 ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, या CO18 बॉन्ड, मतलब आइसोटोपिक अगर एलिमेंट लगा देते हैं हम लोग तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। देखो एटॉमिक नंबर सबके सेम रहते हैं, एटॉमिक मासेस डिफर कर जाते हैं, रादर इंक्रीज कर जाते हैं। तो पहले तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दो, फिर हम चल के मैकेनिज्म बताते हैं। ऐसे ही मतलब आइसोटोपिक एलिमेंट अगर लगे हुए हैं कार्बन से, किसी और से भी लग सकते हैं, तो ठीक है, कुछ लोगों को पता है, कुछ जिनको नहीं पता है वो देख लो, हम बता देते हैं, याद कर लो, क्योंकि आगे भी यूज होगा इनका। जो लोग नहीं जानते हो दोस्त, अभी हाइड्रोलिसिस में इस्टेरिफिकेशन में हम कौन सा ईस्टर ऐड करेंगे, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, वो सब जरूरत पड़ने वाली है। देखो दोस्त, वैसे याद ये करो कि भाई अगर आइसोटोपिक एलिमेंट होते हैं तो जितना हैवियर एलिमेंट होता जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। तो CT बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बता रहे हैं, एज कंपेयर टू CD बॉन्ड और एज कंपेयर टू CH बॉन्ड। सिमिलरली CO18 की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू CO17, बॉन्ड स्ट्रेंथ बता रहे हैं एज कंपेयर टू CO16। कोई भी आइसोटोपिक एलिमेंट ले रहे हो अगर, समझे भैया, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है अगर आइसोटोपिक एलिमेंट है तो। ठीक है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज की मैकेनिज्म में ये होता है। अच्छा, किसके मैकेनिज्म लिख रहे हैं, इस वाले रिएक्शन के लिखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास CH3CHO है और आपने इसकी रिएक्शन एक्सेस में सोचा कि एक्सेस में हमने D2O और OH- से करा दिया,
एक्सेस में D2O और OD माइनस, D2O OD माइनस से करा दिया, तो आप बोल रहे थे कि सर सारे के सारे H रिप्लेस हो जाएंगे D से, सारे के सारे एसिडिक H रिप्लेस हो जाएंगे D से, तो ये बन जाएगा। इसी के मैकेनिज्म आपको हम बताने जा रहे हैं। शुरुआत ऐसे होती है कि D2O OD माइनस है एक्सेस में, तो भैया जो CH3CHO है, देखना CH3CHO में ध्यान से देखो भाई, एक H भी तो है एसिडिक H। अरे H एसिडिक है जैसे होता था पहले से। सबसे पहले OD माइनस आएगा, OD माइनस आएगा, मैकेनिज्म बता रहे हैं इसकी, मैकेनिज्म कैसे होती है रिएक्शन। सबसे पहले OD माइनस आएगा, इस एसिडिक H को निकालेगा, जैसे टॉटोमेरिज्म हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। H हटा दो तो क्या बनाओगे दोस्त, क्या CH2 माइनस बनेगा, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। अब इस डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव चार्ज है, कंजुगेशन होगा, कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम बार बार तुम लोग को बताते हैं, किसी मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, कितनी पॉसिबिलिटीज है। किसी मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन पे, तो मल्टीपल बॉन्ड ये है C डबल बॉन्ड, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, समझ में आ रहा है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर होते हैं तो कंजुगेटेड सिस्टम होता है, मतलब ये दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं। तो भाई ये नेगेटिव चार्ज है, इसको देख के अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगेगा, ये इधर की तरफ टूट जाएगा, और ये टूटने के बाद ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जब इधर टूट जाएगा दोस्त, तो क्या बनाओगे नीचे, आप बनाओगे CH2 पे माइनस। अभी देखना इंटरेस्टिंग तो अब आने वाला है। अरे माइनस हट गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH और O माइनस आ गया, बहुत बढ़िया दोस्त। अब ये O माइनस बोलेगा भाई हमें प्रोटॉन की जरूरत है, टॉटोमेरिज्म कराते थे तो वाटर इसको प्रोटोनेट कर देता था। अब प्रोटॉन देने कौन आएगा, D2O आएगा। D2O बोलेगा भाई हम इस सॉल्यूशन में पड़े हैं। कोई बोले सर HOD भी बना होगा, अरे HOD जैसे वाटर बनता है वो भी, लेकिन उसका अमाउंट तो बहुत कम होगा, और ये एक्सेस में ले रखे हो, तो ऑब्वियसली प्रोटोनेशन O माइनस को कौन कराएगा, ये जो एक्सेस में है वही तो प्रोटोनेशन कराएगा। नहीं तो कोई बोले HOD है उसमें से H निकल जाए, वो थोड़ी निकलेगा, तो बहुत कम अमाउंट में होगा। तो इस O माइनस को प्रोटोनेट D2O कराएगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ जाएगा O और D, OD प्रोटोनेट हो गया। लेकिन अभी दोस्त, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि जो ये OD बना हुआ है ना, इसमें फिर OH माइनस OD माइनस आएगा अटैक करने, क्योंकि OD माइनस भी सॉल्यूशन में एक्सेस में है, तो ये OD माइनस आएगा और इस D को निकालेगा फिर से। कोई बोले सर टॉटोमेरिज्म में तो ये नहीं होता था, अरे होता था, तभी तो बैकवर्ड रिएक्शन जाती थी। टॉटोमेरिज्म में OH माइनस आता था यहाँ पे, अरे OH माइनस हुआ करता था, यहाँ पे OD माइनस है, क्योंकि सॉल्यूशन में OD माइनस पड़ा है ना। टॉटोमेरिज्म में भी ये होता था, लेकिन उससे प्रोडक्ट फिर वही बन जाता था, हम लोग बोलते थे डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इसमें क्या है कि OD माइनस आएगा और इस D को निकालेगा, तो D को निकालेगा तो क्या बनेगा, फिर से वही माइनस बन जाएगा, माइनस फिर रेजोनेंस करेगा पीछे, देखो तो वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे O माइनस फिर कंजुगेशन करेगा, कंजुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस। समझे दोस्त। लेकिन जब इसमें आप ये बनाओगे CH2 पे माइनस इस वाले प्रोसेस में, और ये बनाओगे CH डबल बॉन्ड O, तो इस कार्बन को माइनस देने के लिए अब कौन है, प्रोटॉन कौन देगा, प्रोटॉन दे देगा D2O, क्योंकि H2O था ही नहीं, और जब प्रोटॉन D2O दे देगा तो ये बन जाएगा CH2D, और यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड OH, और जो CH और CD इसमें डिफरेंस आ गया, CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, समझ रहे हो। एक अगर आपने प्रोसेस एक स्टेप किया, इसका पूरा मैकेनिज्म का रिपीट किया, तो आपको एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होता दिख रहा है,
वैसे दोबारा जब OD माइनस आएगा तो ये दो बचे हुए हाइड्रोजन है ना, इनको एक एक करके निकालेगा, एक एक करके निकालेगा और अल्टीमेटली वो सारे के सारे ड्यूटेरियम से रिप्लेस होते जाएंगे। एक बार में एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हुआ, इसलिए लॉन्ग टाइम भी लिखा जाता है, काफी देर तक होनी चाहिए ना रिएक्शन, क्योंकि लंबा स्टेप है ना। फिर थोड़ी देर में दूसरा हाइड्रोजन भी ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा और तीसरे में तीसरा हाइड्रोजन भी ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी वो हाइड्रोजन जिसको निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर सकता है, ओ पे पहुंच सकता है, या अदर सी डबल बॉन्ड के कंजुगेशन वाले पोजीशंस पे है ना, सी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ऑल्टरनेट पोजीशंस पे अगर H होता है तो वो रिप्लेस हो जाएगा D से। समझ में आ रहा है भैया? अरे सी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन हो गई, फिर उसके बाद गामा पोजीशन हो गई, फिर उसके बाद ऐसे ही ऑल्टरनेट एक एक छोड़ छोड़ के। और क्योंकि अब CD बॉन्ड होता जा रहा है, CD बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, CH टूट जाता तो CD थोड़ी टूटेगा। आप समझ में आ गया सब लोगों को? जल्दी कॉपी कर लो। ऑनलाइन वालों कोई डाउट कुछ पूछना हो तो बताना। नो सर। अच्छा जल्दी करो। H है वो H। मतलब ये है कि सारे H रिप्लेस हो जा रहे हैं D से, जो H आपको दिख रहे हैं। सी डबल बॉन्ड O के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन पे जो H होते हैं, गामा पोजीशन पे जो H होते हैं, वो सारे के सारे ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। इसी को ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोलते हैं, जो हो सकता है, होता है इवन, और IIT में पूछा गया है ये। ये तो कभी बॉन्ड बनेगा कहाँ पे? ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कभी वो बॉन्ड बनेगा? बॉन्ड बनेगा नहीं, एक्चुअली में वहां पे H निकलता है, माइनस आता है, वो माइनस डायरेक्टली वाटर से H ले लेता है, कार्बन माइनस है ना, वो रेजोनेंस नहीं करता है। समझ रहे हो भैया? वही वाले H, अरे उसी वाले H की बात कर रहे हैं। वो वाला H तो टॉटोमरिज्म की वजह से करेगा। लेकिन ज्यादा बॉन्ड तो कभी टूटे आएगा नहीं, तो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? कहाँ? ज्यादा बॉन्ड बनेगा। अरे पिछले क्लास का टॉटोमरिज्म देखो। अच्छा वो टॉटोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा ना। यहाँ डबल बॉन्ड कैसे होगा? डबल बॉन्ड वो H की बात ही नहीं कर रहा है, वो सबसे नीचे वाले H की बात कर रहा है। वो कंफ्यूज है वो रुक जाओ। हमको पहले ये बताओ, हम तुमको नॉर्मली पूछे। अरे बहुत बड़ी बड़ी कंफ्यूजन तुम्हारी दोस्त। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, बताओ ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? अरे वाटर में भी H2O और OH माइनस में बताओ टॉटोमेरिज्म शो करेगा ये? बिल्कुल करेगा टॉटोमेरिज्म, क्यों नहीं करेगा? फिनॉल नहीं बनता इसमें। पहले तो यही बताओ, तुम बताओ बेटा, तुमको क्या समझता है? ये नहीं समझ रहे हो? करता है टॉटोमेरिज्म? क्यों करता है? क्योंकि यहाँ से तुम H निकालते हो तो माइनस बनता है, वो इस पे अटैक करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड। तुम एक्चुअली कंफ्यूज हो कि यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड। अबे जब इस जगह पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये टूट चुका होगा। पिछली क्लास में तो किए थे ये, तुम लोग को समझ में आ रहा है? इनका कहना है सर ड्यूटेरियम ऊपर वाला क्यों एक्सचेंज हुआ। मतलब एक लोग, मतलब इनका डाउट था कि ये टॉटोमेरिज्म यहाँ से कैसे हो गई, वो तो पिछली क्लास का ये, उसको थोड़ा समझना चाहिए इनको। वही बोले सर ये वाले H क्यों रिप्लेस हो गए, ये तो समझ में आ रहा है हमको, ये सबको समझ में आ रहा है कि ये वाले H रिप्लेस हो रहे हैं हमको, और मतलब नहीं लग रहा है किसी को। तो दोस्त एक बात बताओ, ये वाले H रिप्लेस क्यों नहीं हो सकते?
ड्यूटेरियम एक्सचेंज की मैकेनिज्म लिखोगे तो बीच में एक बार इस पे माइनस आएगा। अगर तुम लिखना चाहते हो ड्यूटेरियम एक्सचेंज की मैकेनिज्म तो इससे बीच में एक बार माइनस आएगा। नहीं समझ रहे हो? नहीं, हम बता रहे हैं तुम लोगों को। बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे माइनस बनाएंगे, वो माइनस रेजोनेंस इसके साथ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। यही तो कह रहे हो तुम लोग। तुम लोगों ने लग रहा है ड्यूटेरियम एक्सचेंज की मैकेनिज्म को दिल पे नहीं दिया, तुम लोगों ने बस क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए उसको समझ लिया है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन निकला भाई, हमको लगा था तुम लोग इसको कर लिए होगे। देखो भैया, एक सबको समझ में आ रहा है भाई ये कि भाई इसमें ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। किसी ने डाउट पूछा ही नहीं? एक आध दो लोग पूछ रहे हो, छोड़ दें क्या? यहाँ वाला एच आपको समझ में आ रहा है कि डी से रिप्लेस हो जाएगा। जब यहाँ वाला सपोज करो आपने यहाँ पे एच हटा के माइनस बना दिया, ठीक, माइनस बना दिया, ये माइनस इधर रेजोनेंस करेगा, ये इधर आ जाएगा, तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। अभी सी डबल बॉन्डों तक नहीं पहुंचे, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए माइनस, और यहाँ पे आ जाए डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाए? डबल बॉन्ड। ठीक है दोस्त? अब क्या है भैया कि ये जो माइनस चार्ज है ना, डायरेक्टली वाटर से क्या ले ले, सॉरी D2O से डी ले सकता है? नहीं ले सकता। अरे ये डी ले ले, बोले हम डी ले लेंगे। यहाँ पे एक एच अभी भी बचा हुआ है, बताओ, एक एच अभी भी बचा हुआ है। बाद में इस एच को हटाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, फिर ये भी एच रिप्लेस हो जाएगा किससे? डी से। चाहो तो कर सकते हो वैसे ही। तो वैसे ही जब इस बार एक बार यहाँ से एच हटाओगे तो जो माइनस बनेगा वो माइनस डी ले सकता है ना, ये वाला माइनस वाला, समझे? ले सकता है दोस्त। तो उसी के बेसिस पे हमने बताया है कि वो ले सकता है। कोई डाउट है तो बताओ पूरी क्लास में, ऑफलाइन वालों कोई डाउट? ऑनलाइन वालों? नो सर। अच्छा ठीक है, चलो दोस्त, नेक्स्ट वाला ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ऐसे हम लोग और भी मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाले। कोई बोले इसमें बताओ, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन नहीं है ये? 6 मेंबर के साइक्लो, जब बाई साइक्लो कंपाउंड बनाने होते हैं तो साइक्लोहेक्सेन को ऐसे बनाया जाता है, याद रखना। बाई साइक्लो कंपाउंड जब बनाने होते हैं, और यहीं पे अगर हम लोग ऐसे लगा दें एक मॉलिक्यूल ये तो 6 मेंबर के रिंग के ऊपर 4 मेंबर के रिंग है। नहीं समझ रहे हो? यस सर। 6, हाँ 6 मेंबर के रिंग के ऊपर 4 मेंबर के रिंग है। अगर हम आपसे बोले यहीं पे कि हमारे पास लिखा है यहीं पे C डबल बॉन्ड O CH3, ये लिखा है। अरे ये क्या स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो आप लोग? अरे अगर वैसे बनाओगे तो ये है, और यहाँ पे ऐसे है, देखो ये स्ट्रक्चर है, समझे? और इसी में भी 6वें मेंबर के रिंग पे क्या चल रहा है? यहीं पे जहाँ पे लगा उसके बगल में, हाँ ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। लेकिन ये गंदा सा लगता है ये नीचे वाला स्ट्रक्चर, ऊपर वाला ज्यादा सही है। ठीक है, इसकी रिएक्शन D2O OD माइनस से कराओगे, एक्सेस में क्या आएगा? बताओ दोस्त, ऊपर वाले की रिएक्शन कराओगे तो क्या आएगा, बनाओ। ये 6 मेंबर की रिंग है, अगर कोई बनाना चाहे तो बना ले ऐसे ही कि सर इस 6 मेंबर के रिंग पे 4 मेंबर की रिंग और जोड़ी गई, तो उसको लिखने का तरीका वो होता है। तो 6 मेंबर की रिंग कैसे बनाते हो? यही तो बना रहे हैं हमें, ये ऐसे, और 4 मेंबर की रिंग इसके ऊपर ऐसे। तो क्या यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O CD3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक D आ जाएगा। यस। अरे इस कार्बन पे, हाँ दोस्त बनाओ, जल्दी ड्रॉ करो।
इसी के ऐसे तो कैम्फर का स्ट्रक्चर था एक बार, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैम्फर का स्ट्रक्चर? तुम लोग 12th पास में ऑप्टिकल एक्टिविटी वाली चीज तो पढ़े ही होगे, कायरल कार्बन वाला। चलो कैम्फर कपूर जो घर में यूज करते हैं वो आईआईटी में आ चुका है 2015 में। उसमें खैर ऑप्टिकल आइसोमर पूछे गए थे, तो ऑप्टिकल आइसोमर जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, अभी आप इसको लिखो। तो टॉटोमेरिज्म ये ट्रायड सिस्टम में हो गया, डायड सिस्टम में देख लो, फिर इसको वाइंड अप कर दें। मल्टीपल टॉटोमेरिज्म भी हो गया, डायड सिस्टम आपको बता देते हैं। दो ही होते हैं टॉटोमेरिज्म इन डायड सिस्टम, एक होता है HNO2 और एक होता है HCN। इसमें जब अल्कलाइन मीडियम में डालते हैं और इसको भी अल्कलाइन मीडियम में डालते हैं तो इनके जो आइसोमर बनते हैं ये बन जाता है HN डबल बॉन्ड O और O पे माइनस, N पे प्लस, और यहाँ पे आ जाता है HN C पे माइनस N पे प्लस। बस डायट सिस्टम के दो एग्जांपल होते हैं, डायट टॉटोमेरिज्म के सिर्फ दो एग्जांपल होते हैं। एक होता है HNO2 जो डायट सिस्टम का टॉटोमेरिज्म शो करता है, और एक होता है HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड N करके लिखा है ना दोस्त। लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन जिससे लगा है, डायड मतलब दो एटम के बीच में हाइड्रोजन जंप कर रहा है ना, ट्रांजिट कर रहा है। पहले वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रांजिट कर रहा है, तो दो एटम बगल बगल ही थे, दो एटम पे जंप कर रहा है। सेकंड वाले में कार्बन नाइट्रोजन, कभी कार्बन के पास हाइड्रोजन था, कभी नाइट्रोजन के पास आ गया, तो डायड सिस्टम नहीं है। इसके पहले जितने भी थे ट्रायड, टेट्रायड, पेंटायड सिस्टम हुआ करते थे। मतलब जो कार्बन हुआ करता था, अगर उससे हाइड्रोजन लगाया तो जंप करके ऐसे ट्रायड, टेट्रायड, पेंटायड करके, आपने ट्रायड पेंटायड ऐसे करके देखा था आपने, टेट्रायड नहीं। समझे दोस्त? तो डायट टॉटोमेरिज्म भी हो गई, सारी टॉटोमेरिज्म आपकी जो भी टॉटोमेरिज्म हो सकता था बता दिया गया है आपको। चलिए नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें कितनी आइसोमेरिज्म होती है? 3 होती है ना, तो लिखो नंबर से, फिर से लिख लो। पहले लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल। दूसरी आपको बताया था हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड वाला था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने आपको बताया था, और ये ऑप्टिकल आइसोमर या स्पेस आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म करके हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, है ना भैया? प्रीवियस क्लासेस में। चलिए नंबर 1, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कॉपी कर लिया, बताया भैया आगे इसमें। लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिखना शुरू करो। Organic molecules having same molecular formula, same molecular mass. Organic molecules having same molecular formula, same molecular mass. Organic molecules having same molecular formula, same molecular mass.
सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले अनसैचुरेशन होना चाहिए जरूर। अगर कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो अनसैचुरेशन के बिना नहीं शो कर सकता। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, but different properties due to different relative arrangement of due to different relative arrangement of elements or groups, different relative arrangement of elements or groups around unsaturation, different arrangement of elements or groups around unsaturation, different arrangement of elements or groups around unsaturation are known as geometrical isomers, है ना दोस्त। और इसी को फेनोमेना को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है दोस्त? अब सुनिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कई जगह पे होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन किन टाइप के मॉलिक्यूल्स में देखी जाती है, आप देखिए उसमें बताते हैं आपको। लिखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म is observed in following type of molecule. Geometrical isomerism is observed in following type of molecule. Geometrical isomerism is observed in following type of molecule. Geometrical isomerism is observed in following type of molecule. Following type of molecule. चलिए, नंबर 1 लिखिए, GI around geometrical isomerism around GI around ये C डबल बॉन्ड C, ऐसे एल्कीन टाइप से बोल सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, GI अराउंड C डबल बॉन्ड C, ठीक है। और इसमें भी 2 आइसोमेरिज्म होती हैं। नहीं, वो सिस ट्रांस तो बात सही है, एक होती है सिस ट्रांस और दूसरी होती है ZE, है ना। ऐसे लिखो, C डबल बॉन्ड C में भी 2 टाइप की आइसोमेरिज्म, वही पे ऐसे बना के लिख लो कि इसमें C डबल बॉन्ड C कंटेनिंग मॉलिक्यूल में जो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें एक तो सिस ट्रांस होती है, एक ZE होती है, ZE, है ना भैया, सिस ट्रांस और ZE। नेक्स्ट लिखिए दूसरा वाला, GI अराउंड साइकिल्स, जो साइकिल्स होती हैं, साइकिल्स, उनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है और उनमें भी यही दोनों होती है, सिस ट्रांस और ZE। लिखो जरा, सिस ट्रांस एंड ZE, इनमें भी यही होती है, सिस ट्रांस और ZE, है ना दोस्त। थर्ड वाला लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड C डबल बॉन्ड N, ऐसे C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे लिख दो OH। OH बोलो तो ऑक्सिम्स बोलते हैं, ऑक्सिम्स, अरे ऑक्सिम्स बोलते हैं इनको, या ऑक्साइम्स बोलते हैं। C डबल बॉन्ड N, ऐसे N के पास लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन है, C डबल बॉन्ड N, N के पास लोन पेयर, ठीक है, ऑक्सिम्स बोलते हैं इनको। इसमें भी 2 चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं? नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, ये Z छोड़ देते हैं अभी हम लोग, सिन एंटी लिखते हैं ना, सिन एंटी ऐसे लिखो बस, EZ अच्छा रहने दो अभी, सिन एंटी होती है इसमें। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और भी होती है एजो कंपाउंड्स में, एजो समझते हो, N डबल बॉन्ड N लिंकेज कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, उन्हें क्या बोलते हो? एजो कंपाउंड बोलते हो दोस्त।
एजो कंपाउंड्स, इनमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। कौन सी कहते हैं इसमें? CN-T कहते हैं। तो इतने टाइप के मॉलिक्यूल्स में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़नी है। वन बाय वन हम आपको बताना शुरू करेंगे। लिखिए नंबर 1, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड C डबल बॉन्ड C। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड C डबल बॉन्ड C है ना दोस्त? C डबल बॉन्ड C ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसमें लिखिए सबसे पहले सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। उसमें सबसे पहले लिखो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस आइसोमर क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखो जरा पहले। सिस आइसोमर क्या डेफिनेशन होती है इसकी? क्या डेफिनेशन होती है? लिखो, इफ सिमिलर ग्रुप्स, सिस आइसोमर की डेफिनेशन, इफ सिमिलर ग्रुप्स और सिमिलर एलिमेंट्स, if similar groups or similar elements lie on the same side, if similar groups or similar elements lie, if similar groups or similar elements lie on the same side around an unsaturation, if similar groups or similar elements lie on the same side around an unsaturation, if similar groups or क्या लिखा भैया? similar elements lie on the same side around an unsaturation, the isomer is known as cis isomer. The isomer is known as cis isomer. ठीक है? The isomer is known as cis isomer. ठीक, नेक्स्ट देखिए ट्रांस आइसोमर। लिखो जल्दी से, इफ सिमिलर ग्रुप्स और सिमिलर एलिमेंट्स, इफ सिमिलर ग्रुप्स और सिमिलर एलिमेंट्स lie, if similar groups or similar elements lie on the opposite side, if similar groups or similar elements lie on the opposite side around an unsaturation, if similar groups or similar elements lie on the opposite side around an unsaturation, the isomer is known as trans isomer. If similar groups or similar elements lie on the opposite side around an unsaturation, the isomer is known as trans isomer. ठीक है दोस्त? देखिए सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। अब सुनिए, लिखिए मतलब इसमें ए पार्ट लिखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराउंड एल्कीन्स। अरे उसी में चल रहा है अभी, एल्कीन्स के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराउंड एल्कीन्स, एल्कीन्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराउंड एल्कीन्स। देखो दोस्त, कोई भी एल्कीन अगर ऐसे होती है जिसमें हम लिखते हैं ए, बी, डी और ई, अरे ये कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन है, इनसे ग्रुप्स लगे होंगे ना कार्बन की वैलेंसी 4 मेंटेन करने के लिए। तो दिस मॉलिक्यूल, हम लोग बोलते हैं ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा इफ ए नॉट इक्वल टू बी और साइमल्टेनियसली डी नॉट इक्वल टू ई, ये होना मस्ट है। तब हम बोल, अगर ऐसा है तो दिस मॉलिक्यूल इज सेड टू पोजेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ए भी बराबर नहीं होने चाहिए, डी ई इक्वल नहीं होने चाहिए, है ना? कोई बोले सर ए और डी इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बी और ई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो लिखो, इफ दिस कंडीशन होल्ड्स गुड, द मॉलिक्यूल इज सेड टू पोजेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। साइमल्टेनियसली ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, यानी कि एक बार करे, एक दूसरी बार, दोनों। ए नॉट इक्वल टू बी, डी नॉट इक्वल टू ई, कोई भी अल्कीन जिसमें ऐसी कंडीशन हो, ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू ई, द अल्कीन इज सेड टू
said to be मतलब exhibit geometrical isomerism. ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा अगर ऐसी कंडीशन हुई तो। ठीक है भैया। जैसे देखिए कोई बोले सर ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, बताओ। तो लिखते जाओ, उसमें टिक क्रॉस करते जाना, मतलब आप बोल रहे हो कि ये नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल करेगा क्या है? CH3CH डबल बॉन्ड CD2 ये करेगा क्या? CH3CH डबल बॉन्ड CHD ये करेगा? CHD करेगा ना ये? CHD है, राइट साइड एक H है एक HC है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया दोस्त, आप लिखते जाओ CH3 CD डबल बॉन्ड CHD F Cl C डबल बॉन्ड C FBr। अरे FClC डबल बॉन्ड C FBr, इसका मतलब C डबल बॉन्ड C की दो वैलेंसीज, एक F और Cl सेटिस्फाई है, इधर F और Br से सेटिस्फाई है। करेगा ना ये? बहुत बढ़िया दोस्त। 7th वाला जल्दी बताओ। PH CH डबल बॉन्ड CH Br, बहुत बढ़िया दोस्त। CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 करते जाओ। अरे लिखोगे नहीं क्या? मतलब ऐसा थोड़ी चलता है कि ना लिखो। अच्छा 10th वाला C2H4, 11th वाला C2D2H2, 12th वाला C2F2Br2 Cl2 F2D2। ये 12 मॉलिक्यूल लिखे हैं, इसमें ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, ये नहीं, ये कर सकता है, जरूरी नहीं है ना ये भी कर सकता, वो तो लिखने पे पता लगेगा। तो उसमें लिख लेना मे बी, लास्ट के जो दो लिखे हैं उसमें वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, जरूरी नहीं कि करिए। सबसे पहले आप शुरू करो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक काम करो, एक और बताओ, हमें ये बताओ बाद में बनाएंगे, नहीं बना सकते। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स of C2HDFCl, C2HDFCl बनाओ, कितने बनेंगे? सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ इनसे। और सिस ट्रांस थोड़ी पूछा हमने, हमने तो बोला ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब कंडीशन डिफरेंट। नहीं बे 24 कहां से आ जाएंगे? C2 मतलब एल्कीन है वो, HDFCl
रिपीट नहीं हो जाएंगे तुम्हारे 24 में? बहुत रिपीट हो जाएंगे। हाँ ऐसे ही कुछ बनेंगे 5-6, 4 या 6 जो भी बता रहे हो। अभी हम बताते हैं 4 6, कोई 4 कोई 6। भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम सब मोनोवैलेंट है। तो मोनोवैलेंट है तो एक काम करो, ऐसे C डबल बॉन्ड C फिट कर दो, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। अब इसी में हम लोग को अलग अलग अरेंज करना है, और भी बन सकते हैं, मान लो 4 5 6 जो भी, हमको नहीं पता। ये ऐसे ऑनलाइन वाले कुछ बताते हैं ना दोस्त हम लोग। देखो एक में एक काम करो, यहाँ पे आप कर दो H, 6 यहाँ आएंगे। 6 बता रहे हैं कुछ लोग, यहाँ ऑफलाइन में भी 6 बता रहे हैं, ठीक। यहाँ पे D कर दो HD, HD करोगे तो हो सकता इधर भी HD कर दो एक बार। तो यहाँ पे एक बार आएगा F, एक बार Cl, एक बार पलट दो Cl, एक बार F, अलग अलग आ रहा है। कोई बोले एक बार HD फिक्स किया था हमने, अब हम HD फिक्स नहीं करेंगे, अब हम फिक्स करेंगे HF। H और F फिक्स कर दो। तो HF जब फिक्स करोगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा DCl, और दूसरा वाला क्या आएगा, अगर आपने H और F फिक्स किया है, और H और F अगर फिक्स किया हुआ है यहाँ पे, तो CLD 4 आ गए। अब किन्हीं भी 2 को फिक्स करने के बाद यही तो आएंगे 2 बचे हुए। हाँ तो पॉसिबिलिटी अभी फिक्स करने की और भी है कि आपने HD एक बार फिक्स किया था, एक बार HF फिक्स किया था, एक बार HCl फिक्स कर दो ना। तो HCl फिक्स करोगे तो आपने H यहाँ फिक्स कर दिया और Cl यहाँ पे फिक्स कर दिया। वैसे ही यहाँ पे आपने एक बार H फिक्स कर दिया, एक बार Cl फिक्स कर दिया, तो बचा हुआ क्या, ये DF एक बार ऐसे आएगा और एक बार यहाँ पे F और D ऐसे आएगा। रोटेट नहीं हो सकता ये, लेकिन ध्यान रखो, रोटेट करवा दोगे क्या? डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, बताया हुआ है आपको, बताए हुए कि नहीं बताए हुए? Yes, sir. याद है सबको? हाँ 6 बन जाएंगे इसके आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 बन जाएंगे। 2 को फिक्स करके 2 को ऐसे इधर उधर कर दो। लिखिए, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन है ना। ऑल्सो कंपेयर, अरे अभी बहुत कुछ करना है इसमें। ड्रॉ ऑल पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 2 ब्यूटीन, ऑल्सो कंपेयर, ऑल्सो कंपेयर। पहला पार्ट ABCDEFG ऐसे करके लिखना है, ए पार्ट लिखो। कंपेयर क्या करना है, पोलारिटी, ए पार्ट है पोलारिटी। बी पार्ट डाइपोल मोमेंट, कंपेयर करना, ए पार्ट पोलारिटी, बी पार्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। सी पार्ट, सी पार्ट लिखो भैया, सॉलिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये सॉलिबिलिटी, बस सॉलिबिलिटी लिखो, ठीक है, सॉलिबिलिटी, ठीक। डी पार्ट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वाला पार्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिखा भैया। नेक्स्ट वाला पार्ट वोलाटिलिटी, वोलेटाइल नेचर या स्केपेबिलिटी, एस्केप करने की टेंडेंसी जो बोल रहे हैं, वोलेटिलिटी या स्केपेबिलिटी या वोलेटाइल नेचर, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वोलेटिलिटी, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, है ना। नेक्स्ट वाला पार्ट
वेपर प्रेशर exerted by vapor pressure exerted ऐसे लिखो by both liquids, vapor pressure exerted by both liquids, जब दोनों लिक्विड स्टेट रहेंगे वेपर प्रेशर exerted by liquids है ना, बोथ चाहो तो अभी ना लिखो liquids, ठीक है। नेक्स्ट वाला मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट वाला स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। और लास्ट वाला रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। स्टेबिलिटी के बाद रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल या सिर्फ रिएक्टिविटी भी कह सकते हो, सिर्फ रिएक्टिविटी। बताओ दोस्त, कंपेयर करके हमको बताओ। तो पहले तो एक काम करो, 2-ब्यूटीन जानते हो क्या होता है? तो 2-ब्यूटीन आप ऐसे लिखोगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यही तो आएगा। बताओ भैया। तो इसका सिस और ट्रांस आइसोमर जो बनाते हो आप लोग, ऐसे सुनो तो C डबल बॉन्ड से फिक्स कर दो। एक बार एक काम करो, H ऐसे कर दो इधर, और एक बार H कैसे करोगे, ऐसे कर दो, और यहाँ पे क्या आ जाए CH3, और इधर पे क्या आ जाए CH3। तो सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर बोलते हैं बे, सिस आइसोमर नहीं बोलते हो। वैसे ही C डबल बॉन्ड C लिखा है, H और H ऐसे एंटी कर दो, और CH3 यहाँ पे कर दो, CH3 यहाँ पे कर दो। क्या इसको ट्रांस आइसोमर बोलेंगे? इन दोनों में कंपैरिजन करो। सिमिलर ग्रुप जब सेम साइड होते हैं सिस आइसोमर, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस आइसोमर। चलो बताओ, कंपेयर करो इसमें। पोलैरिटी सिस वाले की ज्यादा होगी। और बताओ दोस्त, एक ही तो बता रहा हो। सर डाइपोल मूवमेंट सर उसका सिस वाले का ज्यादा होगा। और बताओ, और बताओ दोस्त, मतलब कर लेने दो। अच्छा रुक जाओ, पहले सबको कर लेने दो। ठीक है, पोलैरिटी बता रहे हो, ठीक है, सिस वाली ज्यादा हो। हाँ, क्या कह रहे हो? और अच्छा, चलो और बताओ दोस्त। अरे बाकी लोग बताओ यार, कुछ बता रहे हैं 2-4 लोग, ये लोग बाकी लोग चुपचाप बैठे रहोगे क्या? तो पहले तो आपको सिस ट्रांस सर लिखना बॉइलिंग आना पॉइंट चाहिए। सिस वाले का ज्यादा होगा, वोलेटाइल नेचर ट्रांस वाले का ज्यादा होगा। वोलेटाइल नेचर, अच्छा ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही बताओ। सॉल्युबिलिटी इन पोलर स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक ट्रांस सॉल्वेंट, वाले। सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलना है आपको। सॉल्युबिलिटी जो कंपेयर करना है वो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंपेयर करना है, ठीक है। चलो कुछ कुछ तुम लोग काफी हद तक, जितना लोग बता रहे हो सही बता रहे हो, सारे नहीं बता रहे हो, लेकिन सारे हम एक एक करके बताते हैं। मोस्टली लोग जो एक एक करके बता रहे हो वो करेक्ट बता रहे हो ना भैया। हम बाकी बता देते हैं, जल्दी करो इसको। बताया जा दोस्त। हमें एक एक करके कितने क्वेश्चन हुए? 10, 10, 11 क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक एक करके बता देते हैं, तुम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो, अगर पोलैरिटी की बात करोगे, डाइपोल मोमेंट की बात, तो ऐसे H और H की वजह से इसका ये एंगल कितना आ रहा है, मतलब H की वजह से कुछ होता नहीं, दोनों मिथाइल के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो एक तरह से दो इक्वल वेक्टर्स हैं ऐसे, दोनों का 60 का एंगल है। समझ में आ गया आपको? कोई रिजल्टेंट होगा। ट्रांस वाले में मिथाइल मिथाइल 180 डिग्री पे है, कोई इनकी वजह से डाइपोल मोमेंट होगा नहीं, हाइड्रोजन की वजह से कुछ मानते नहीं हम लोग। तो सिस वाला पोलर होगा जैसा लोग बता रहे हो, ट्रांस वाला नॉन पोलर होगा। ट्रांस वाले के म्यू की वैल्यू 0 आएगी, सिस वाले म्यू की वैल्यू नॉन 0 आएगी, है ना दोस्त।
समझ में आ गया? तो सिस आइसोमर जो है वो आपका वो पोलर है, इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो है। ट्रांस वाला नॉन पोलर है, उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो है। जो पोलर होता है वो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा। देखो, बीइंग ऑर्गेनिक इन नेचर ये सॉल्युबल होंगे सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पोलर वाला ज्यादा सॉल्युबल आएगा। तो इसका मतलब है कि ये सिस वाला पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल है, ट्रांस वाला नहीं सॉल्युबल, कम सॉल्युबल है। समझ गए? तो स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो ट्रांस वाले में जो मिथाइल मिथाइल ग्रुप हैं वो दूर दूर रखे हुए हैं, है ना। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, कोई भी चीज अपने आप को सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के फॉर्म में रखना चाहती है स्टेबिलिटी के लिए। तो ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। सिस आइसोमर में क्या होता है, ये दोनों मिथाइल बगल बगल आ जाते हैं, तो इनकी वजह से आपस में रिपल्शन लगता है ना भाई। ये दोनों ऐसे राउंड शेप के बगल बगल आ गए तो मतलब एक तरह से रिपल्शन लगाएंगे आपस में, स्टेरिक रिपल्शन होगा, स्टेरिक क्राउडिंग वाला। एक एक करके बताएं क्या, 1 2 3 4। चलो हम बता, क्वेश्चन तो भूल गए ना। चलिए सबसे पहले देखिए, हम आंसर बता रहे हैं आप लोगों को। पहले पोलैरिटी, सिस वाला ज्यादा पोलर होगा, ट्रांस वाला कम पोलर होगा। दूसरा डायपोल मोमेंट, उसमें सिस का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, ट्रांस वाले का जीरो है। थर्ड वाला है इस केस में सॉल्युबिलिटी इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो सॉल्युबिलिटी सिस वाले की ज्यादा है, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्व में ट्रांस वाले की कम है। फिर है नेक्स्ट वाला बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, सुनो तो, जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, अच्छा ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं। तो जब डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस आपको बताया गया था केमिकल बॉन्डिंग में, तो हमने बोला था डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस जिनमें लगते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस एज कंपेयर टू इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जो डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर ज्यादा है तो सिस टू ब्यूटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली हेल्ड होंगे विद डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिस टू ब्यूटीन में ज्यादा है। समझ में आ रहा है भैया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिस टू ब्यूटीन में ज्यादा है, क्योंकि इन सिस टू ब्यूटीन डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट, और इन ट्रांस टू ब्यूटीन आपको पता है इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ट्रांस टू ब्यूटीन में। सिस टू ब्यूटीन में कौन एग्जिस्ट कर रहा है? डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जब डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है भैया, क्योंकि वो ज्यादा होता है। तो जब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, सिस वालों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इनको बॉईल करना डिफिकल्ट होगा रिलेटिवली। तो इसका मतलब सिस वालों का बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज्यादा होगा। और अगर 1 मोल सिस और 1 मोल ट्रांस ले लेते हो तो 1 मोल सिस आइसोमर को बॉईल करने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में टाइटली हेल्ड है एज कंपेयर टू ट्रांस टू ब्यूटीन। तो इसका मतलब मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी सिस का ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सिस का ज्यादा होगा। बिटवीन सिस टू ब्यूटीन मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये हो गया वेपर प्रेशर। लिक्विड स्टेट में कौन ज्यादा वेपर बनाएगा? अबे जिसके बीच में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो वेपर निकलेगा ही नहीं, वो वेपराइज क्यों करेगा? क्योंकि आपस में अटैच होगा ना सबसे। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा ट्रांस टू ब्यूटीन, करेगा भैया? वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा ट्रांस टू ब्यूटीन। और क्या है? चलो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी ट्रांस टू ब्यूटीन की ज्यादा होगी। तो ज्यादा स्टेबल जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, यही तो बोलते हो। जो अनस्टेबल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका मतलब सिस टू ब्यूटीन ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि अनस्टेबल है ये। ट्रांस टू ब्यूटीन लेस रिएक्टिव है। समझ में आ गया भैया? ट्रांस टू ब्यूटीन लेस रिएक्टिव है। तो स्टेबिलिटी तक हो गई। एक अभी बचा है लास्ट वाला ना, क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। वोलेटिलिटी ट्रांस वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ट्रांस वाले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो वो इजीली एस्केप कर जाएंगे। जब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन किसी के बीच में आई नहीं तो एस्केप नहीं कर जाएंगे। और लास्ट वाला बचा है आपका मेल्टिंग पॉइंट। जिनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ऐसे देखते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में जाने की टेंडेंसी। कोई जैसे ये सॉलिड स्टेट में ये चॉक है, इन केस अगर इसको हीट करें तो मान लो, वैसे मेल्ट तो नहीं करेगा, टूट जाता है, मान लो मेल्ट करता होता,
तो मेल्ट करेगा तो मॉलिक्यूल्स के फ्लो करने की एबिलिटी बढ़ती है ना। तो जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है उसको मेल्ट करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कॉम्पैक्ट होगा तो मतलब सॉलिड स्टेट में सारे एटम्स अपनी फिक्स पोजीशन जमा के बैठ गए हैं कि अब हम हिलने वाले नहीं है। तो ट्रांस-ट्यूबिटिन में मिथाइल मिथाइल वैसे स्टेबल था, एकदम बढ़िया सा स्लॉट्स होंगे उसमें फिट हो गया होगा। इस वाले में क्या होंगे, मेल्ट करने पे जल्दी, मतलब हीट करने पे जल्दी मेल्ट कर जाएंगे, क्योंकि इनमें रिपल्शन भी लग रहा होगा ना। ये क्या करेंगे भैया, रिपल्शन की वजह से बोलेंगे ऐसा हम लोग मेल्ट कर जाते हैं, पहले से स्ट्रक्चर में इनमें अनस्टेबिलिटी है। समझ रहे हो दोस्त? तो जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लैटिस होता है, जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट लैटिस होता है ना, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट किसी भी स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा होगा, सिमेट्री किसी भी स्ट्रक्चर में जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा रिलेटिवली। तो ट्रांस-ट्यूबिटिन में मोर नंबर ऑफ सिमेट्रीज आर देयर, इसका मतलब वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू इट्स आइसोमर सिस-ट्यूबिटिन। तो किसी भी स्ट्रक्चर में जितनी ज्यादा सिमेट्रीज होंगे रिलेटिवली, अगर दो में कंपेयर कर रहे हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास कीपिंग इन माइंड, जितनी ज्यादा सिमेट्री है उसका मतलब उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा सॉलिड स्टेट में। समझ रहे हो भैया? तो सॉलिड स्टेट में इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हो तो मेल्ट का मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ट्रांस-ट्यूबिटिन का ज्यादा होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस-ट्यूबिटिन का ज्यादा है। तो लोग बोलते हैं ना कि भाई बहुत सारे आइसोमर, देखो इन सब सिस-ट्यूबिटिन ट्रांस-ट्यूबिटिन में क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर मास, है ना, और सेम ग्रुप्स भी लगे हुए हैं इसमें, लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड बस ग्रुप्स की पोजीशन क्या बदली, सब कुछ बदल गया। तो आइसोमर यही तो होते हैं, थोड़ा सा भी चेंजेस इधर उधर। तो डबल बॉन्ड एक अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। जब रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो आप कैसे करोगे? जैसे आपको हमने बताया था, कुछ कुछ लोग सोचते हैं, हम बोले आपसे सिस से ट्रांस कैसे बनाओगे, तो एक झटके में ना बना देना, बहुत डिफिकल्टी होती है। पहले सिस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ोगे फिर रोटेट कराओगे। सिस वाला ऐसे होता है, हमने बताया था आपको, पाई बॉन्ड में जैसे हमारा थंब है, तो थंब में ऑर्बिटल्स है ना, तो ऐसे ऐसे ओवरलैप कर रहे होते हैं ये लोग, समझ रहे हो ऐसे। तो अगर आपसे बोले हमें राइट वाला इसे यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, लेफ्ट वाला रोटेट करते हैं, रोटेट करोगे ऐसे, तो ये जो ऑर्बिटल हुआ करता था, ये ऑर्बिटल स्ट्रेच नहीं हो जाएगा, टूट जाएगा थर्ड से। मतलब पहले ऐसे था, अब इसको उधर की तरफ रोटेट करो या इसको नीचे की तरफ रोटेट करो, टूट नहीं जाएगा। ऑर्बिटल एक लेंथ होती है ना, पी ऑर्बिटल की या डी ऑर्बिटल की, तुम ऐसे उसको स्ट्रेच कर दोगे, टूट नहीं जाएगा एक को फिक्स करके। इसलिए बोलते हैं पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है दोस्त, बताया था ना आप लोगों को। अरे ऐसे मान लो ये दोनों हमारा थंब है, दोनों थंब को स्ट्रिंग से जोड़ दो, एक रस्सी से, एक धागे से, तो इसको जब ऐसे करोगे इस वाले को इधर की तरफ, तो वो धागा टूट नहीं जाएगा। तो ऑर्बिटल ऐसे ही तो होते हैं वो ओवरलैपिंग वाले। तो पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली कोई सिस से ट्रांस बना दे रोटेट करके, वो पॉसिबल नहीं। सिस को पलटोगे तो पूरा ही पलट जाएगा, दोनों मिथाइल नीचे दिख रहे हैं, पलटोगे तो ऊपर दोनों मिथाइल आ जाएंगे। समझ रहे हो? सिस से ट्रांस पलट के नहीं बनाया जा सकता, सिस से ट्रांस बनाने का तरीका अलग ही होता है, एंटायरली डिफरेंट। कम से कम 4 स्टेप लगते हैं उसमें डबल बॉन्ड पहले तोड़ के फिर कुछ और करना पड़ेगा, फिर उसको तो बताएंगे कन्वर्जन में। ठीक है दोस्त? तो सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में ये डिफरेंसेस है। जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कुछ प्रॉपर्टीज, हमने आपको हर आइसोमर में मॉलिक्यूल्स दे देके उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है कि भाई मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी कैसे कैसे वेरी करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी आपने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे वेरी करती हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है भैया? है दोस्त ऑनलाइन वाले कोई प्रॉब्लम? नो सर। तुम लोग की क्या है कि हाँ, एक दिन क्लास, हाँ दोस्त क्या है कि जैसे तुम्हारे बैच में बोला लोगों ने, मतलब कुछ एक आध दो लोगों ने, 12th वाली की जो क्लासेस चलती हैं सैटरडे संडे मॉर्निंग से इवनिंग, भाई का 2 साल से हम लोग कर नहीं GPS पाए कोविड के चक्कर में। हाँ वो जीपीएस ट्रैक करना मतलब, तो जीपीएस टाइप से जो उनका चल रहा है क्लास, उसमें क्या होता है उन लोग, वो लोग आते हैं तो उनको पेपर्स दिए जाते हैं 2 घंटे में, या तो डायरेक्ट ही टीचर, हम लोग जाते हैं डायरेक्ट ही सॉल्व कराना शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वो घर पे करता नहीं है कोई। अच्छे क्वेश्चन से, कभी कभी तो बहुत ही अच्छे होते हैं, कभी कभी एकदम हल्के लेवल के दे दिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी लोग गलती करते हैं। तो सैटरडे संडे अगर तुम्हारी क्लास नहीं होती है, तुम आना चाहते हो तो चाहो तो आ जाओ, उसमें क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना दोस्त। पेपर लेके करोगे तो हो सकता है कर लो, क्योंकि वो सिर्फ ऑफलाइन चलती है, उसको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोई मतलब नहीं उससे।
जो आता है वो देखता है उसमें। पेपर्स आप अगर देखोगे जो अभी तक 3-4 जीपीएस हो गया है, इस ऐसे ही हर वीक लग रहा है। तुम लोग का क्या है, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होगी, सिलेबस इतना अटका हो, 6-7 महीने में कैसे सिलेबस खत्म कर दे कोई, समझ रहे हो भैया? तो आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो उसमें आओगे तो नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट। उसमें क्या है, सिर्फ थ्योरी भी पढ़ाते हैं, 2 घंटे फुल 2 आवर्स कंटिन्यू बस पढ़ाई उसमें। कोई सब पढ़े हुए हैं 11th-12th में, तुम लोग भी ऑलमोस्ट जानते हो, पढ़े हुए हो, काफी लोग इसमें काफी कुछ जानते हो। मतलब अगर लिटरली अगर नॉलेज के बेसिस पे लोगों को चेक किया जाए इन 12th पास वाले बैचेस में, काफी लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम राइट करने का तरीका नहीं पता होता ना। तो चाहो तो वो कर लो, या उनके पेपर्स लेके एक बार ट्राई कर लिया करो। ठीक है भैया? अब उसी में क्या है कि जैसे, कोऑर्डिनेशन हाँ बताओ, कोऑर्डिनेशन क्या कह रहे हो? सर कोऑर्डिनेशन और क्वालिटेटिव करा रहे थे ना उसमें। नहीं, उनके जो 12th वाले बैचेस हैं उनमें रिवीजन जो हो रहा है, जैसे कुछ चैप्टर किसी सर ने पढ़ा दिए, मान लो हम ही ने पढ़ा दिया पहले, और भी ऋचा मैम ने पढ़ा दिए, या फिर मतलब जय गुप्ता सर ने पढ़ा दिए, कोई चैप्टर्स मान लेते हैं। तो उस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जैसे किसी ने बोला सर आइसोमेरिज्म करा दीजिए, स्टीरियो केमिस्ट्री उसमें उसकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, MAA होल थ्राइस, MAB होल थ्राइस, वो सब तो उसको हम पढ़ा रहे थे। तो कभी कभी उनमें वो भी उनकी रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं वीकडेज में, और सैटरडे संडे में उनका वो भी चलता है, जीपीएस मॉर्निंग से इवनिंग 3 क्लासेस पीसीएम का। और वीक में उनकी 2-3 क्लासेस और भी इवनिंग में चलती हैं, जिसको जो डाउट होता है पूछता है आके। डाउट नहीं, स्ट्रेंथ उनकी फुल आती है, आप लोग की भी फुल रहती है, ऐसे रिजल्ट बढ़ते हैं। तो उसमें क्या है कि अब जैसे थियरी भी पढ़ा देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कल रियल गैस किसी ने बोल दिया, मतलब कोई जो पेपर था उसमें आया था, देखा लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो रियल गैसेस भी जल्दी जल्दी बता दिया। फिर किसी ने बोला हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, मतलब काफी लोगों को प्रॉब्लम तो उसमें बता दिया। कभी क्यों, अब जैसे जल्डाल मेथड कराना है, उसमें जल्डाल, ड्यूमास, कैरियस, ये सब कराना है, वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे इवनिंग में उनकी क्लासेस। तो आप लोग अगर चाहते हो कुछ पढ़ना हो ना, तो आ सकते हो अगर टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आओ तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है? कि तुम्हारे में प्रैक्टिस कैसे करवा दें 12th पास के बैचेस में। देखो 12th पास के बैचेस में सिर्फ पढ़ाई होती है, ये थेरेटिकल, सिलेबस भी खत्म करना होता है, क्योंकि आधा क्राउड इसमें ये होता है जिसको सिलेबस नहीं पता होता। समझ रहे हो भैया? पेपर सेटिंग्स ले लिया करो वो वाले, भैया लोग बाहर रहते हैं, किसी से बोल दिया करो कि भैया हमको पेपर दे दीजिए, सारे पेपर्स 1 2 3, अभी तक 4 पेपर हुए उनके, वो ले लो। 5वां कल है उनका, मतलब जब भी है 5वां 6वां, मतलब वो अलग है, उनका टेस्ट अलग होता है। देखो उनका जैसे सैटरडे संडे जो भी टेस्ट है, वो टेस्ट अलग होता है, ऑनलाइन मोड पे या ऑफलाइन मोड में। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो अलग सेशन है। प्रैक्टिस सेशन का मतलब क्वेश्चन देके यहीं पकड़ाना। समझ रहे हो दोस्त? तो प्रैक्टिस सेशन, देखो टेस्ट तुम्हारा भी होता रहेगा, ऐसे देखोगे ना, टेस्ट हर संडे आगे लगते रहेंगे, सैटरडे संडे वीकडेज में टेस्ट होते रहेंगे। डिस्कशन भी, अब डिस्कशन के लिए हर क्लास डेडिकेट नहीं कर सकते ना, डिस्कशन के लिए भाई सारी डेडिकेटेड ये क्लासेस, और भी बैचेस होते हैं। डिस्कशन में क्या होता है, आप डाउट पूछ लो, वैसे डाउट कम ही होते हैं लोगों को। ठीक है दोस्त? तो उसमें आप लोग कर सकते हो। चलो फिर अभी आज क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। कुछ आपको पूछना हो डाउट तो हम रहते हैं यहीं पे, बाहर ही बैठे हैं, आप पूछ लो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे दोस्त।